गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 13 व्रत यानी कि सर्कल के बारे में। इस अध्याय में हम व्रत से संबंधित क्षेत्र, त्रिज्या आदि के बारे में वृत्त की रचना करना सीखेंगे। समझते हैं, पहले पढ़ेंगे व्रत यानी कि सर्कल के बारे में। वृत्त एक समतल में ऐसे बिंदु का समुच्चय होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। माना ए, बी, सी, के तथा एम एक समतल में स्थित बिंदु है। ये एक बिंदु है, इसमें समतल है और ये इसमें स्थित है। सभी बिंदुओं को एम से मिलाइए। ये एम है, इसको हमने सभी बिंदुओं को मिला दिया। तो लंबाइयां ए एम, बी एम, सी एम, जे एम चित्र 13.1 को इसको हमने एम माना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक बनाया और इन सबको एम से मिला दिया। ठीक है, आप पाएंगे कि ये सभी लंबाइयां बराबर हैं। इन सबको मापेंगे तो इन सबकी लंबाइयां बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु एम से समान दूरी पर स्थित। हम क्या कह सकते हैं कि इन सबकी दूरी जो है एम से समान दूरी पर स्थित है। तो यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाती है। ये क्या हो गया? वृत्त का केंद्र। तथा वे सभी बिंदु जो एम से बराबर दूरी पर हैं, परस्पर मिलकर जो आकार लेते हैं उसे वृत्त कहा जाता है। अब क्या कर रखा है, इस पे एक गोल बन रहा है और ये सब बराबर दूरी पर हैं, तो इस आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त। वृत्त एक ऐसा समतल चित्र होता है जिसमें समतल के वे समस्त बिंदु होते हैं जो कि एक स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। ये सभी बिंदु एम से एक समान दूरी पर स्थित है। स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये तो हो गया एम यानी कि वृत्त का केंद्र, और ये जो दूरी है इसको क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे वृत्त के क्षेत्र के बारे में। जब वृत्त को एक समतल में खींचते हैं तो यह समतल को 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। हमने एक तो इसका शीर्ष बिंदु हो गया, एक दो बिंदु अलग हो गए, बाकी हमने वृत्त बना दिया। ये देख रहे हैं हम, समस्त वे बिंदु जो वृत्त के अंदर स्थित हो, जैसे एफ ओ ई आदि। एफ ओ ई ये सब वृत्त के अंदर स्थित है, तो वृत्त का अंत क्षेत्र बनाते। किससे बनेगा? वृत्त का अंत। अब वे समस्त बिंदु जो वृत्त के बाहर स्थित हो, कौन कौन से? आई जी, जैसे जी एच आई, जी एच और आई आदि वृत्त का बाहरी क्षेत्र बनाते हैं। इन्होंने सबने बाहरी क्षेत्र बना रखा है वृत्त का। अब वे सभी बिंदु जो वृत्त पर स्थित होते हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। जैसे ए बी सी डी आदि अंत क्षेत्र की परिसीमा अथवा स्वयं वृत्त बनाते हैं। इन सब ने वृत्त बना रखा है, तो ये हो गए। अब परिसीमा सहित अंत क्षेत्र वृत्त क्षेत्र कहलाता है। ये जो बिंदु है ए बी सी डी, इन्हें क्या कहेंगे? वृत्त क्षेत्र। वृत्त का केंद्र पढ़ेंगे। यह वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित दूरी बनाते हैं। ये रहा वृत्त का चित्र। 13.3 बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यही है वृत्त का केंद्र। इसमें समान समान दूरी पर एक लाइन बना रखी है। अब हम पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी होती है। ये स्थित बिंदु है, केंद्र है, ये किसी बिंदु पे स्थित है। चित्र 13.3 में ओ एम की त्रिज्या है। ये यहां से लेके यहां तक जो ये दूरी है, ये त्रिज्या है। एक वृत्त की कितनी ही त्रिज्या हो सकती है? देखो कितनी सारी त्रिज्या है इसमें, ठीक है, परंतु उन सबकी लंबाई बराबर होती। इसकी 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 सबकी लंबाई जो होगी वो होगी बराबर। सामान्यतः त्रिज्या को x से निरूपित करते हैं। त्रिज्या को हम मानते हैं x। हम पढ़ेंगे वृत्त की जीवा। वह रेखाखंड जिसके सिरे वृत्त पर हों, घेरा के सिरे वृत्त पर हैं, एक ए और एम के, बी और एम के, पी और क्यू और पी के,
तो ये व्रत की जीवा कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? जीवा। चित्र 13.4 में एम बी एन पी क्यू जीवाएं हैं। एम बी एन पी क्यू क्या हो गई? जीवाएं व्रत की। अब व्रत का व्यास क्या होता है? एक ऐसा रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर जाता है, जिसके सिरे व्रत पर हो, व्रत का व्यास कहलाता है। इसका देखो, ये हमने इसका केंद्र है, ये व्रत का केंद्र है, इससे ये सिरा जा रहा है, तो ये क्या हो गई? व्रत की व्यास। पुनः व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है, यानी कि OM बराबर ON बराबर R, यानी कि व्रत की त्रिज्या। MN बराबर OM जमा OR, MN बराबर R जमा R। MN बराबर कितना हो गया? 2R। अथवा व्यास D बराबर 2R, जहां R त्रिज्या थी। त्रिज्या तो हो गई R, और ये त्रिज्या यानी कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, तो ये हो गया 2R। अब हम पढ़ेंगे व्रत की जीवा क्या होती है। व्रत से जाने वाली एक रेखा जो उसके दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, ये एक लाइन जा रही है, ये भी एक लाइन जा रही है, इसके दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बट ये और ज्यादा जा रही है, इधर से भी बढ़ रही है और इधर से भी बढ़ रही है, तो ये क्या हो गई? व्रत की जीवा कहलाती है। सरल रेखा M व्रत की जीवा है, यानी कि ये एक सरल रेखा है और ये M से प्रदर्शित की गई है, तो ये व्रत की जीवा हो गई। अब हम पढ़ेंगे अर्धव्रत क्या होता है। एक व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटते। ये रहा, देखो ये है, इसको अगर हम ऐसे इसकी एक लाइन बना दे, ऐसे हम एक लाइन बना दे, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक भाग अर्धव्रत कहलाता है। एक तो ये अर्धव्रत है, ये भी अर्धव्रत। चित्र 13.7, ये रहा एक अर्धव्रत, ठीक है, ये एक अर्धव्रत है। यहाँ व्यास AB और अर्धव्रत का भाग नहीं होगा, यहाँ पे व्यास है A और B और इसका कोई भाग नहीं होगा। व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिमिति अथवा परिसीमा की लंबाई व्रत की परिधि कहलाती है। इसकी ये जो लंबाई है, ये जो ये क्या हो गई? परिधि। चित्र 13.8 में देखिए, ये परिधि है, इसकी जो व्रत की जो लंबाई है, ये इसकी परिधि है। अब हम पढ़ेंगे व्रत की चाप के बारे में। व्रत का एक भाग व्रत पर दो बिंदुओं के बीच परिसीमा की लंबाई व्रत की चाप कहलाती है। ये लंबाई है चित्र 13.9A में, ये क्या हो गई? चाप। दो बिंदुओं के बीच परिधि का छोटा भाग लघु चाप और बड़ा भाग दीर्घ चाप कहलाता है। ये तो छोटा भाग है, तो ये लघु चाप हो गया, और बड़ा भाग कौन सा हो गया? दीर्घ चाप। जैसे ये एक बना, तो ये तो हो गया लघु चाप और ये हो गया दीर्घ चाप। चापों को लघु PQ तथा दीर्घ को PQ से निरूपित कर। इन दोनों को हम कैसे करेंगे? लघु PQ, ये चाप, और ये पड़ेगी दीर्घ PQ, यानी कि चाप का वो साइन क्या होता है? ये रहा चाप का साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे व्रत का खंड क्या होता है। व्रत का खंड, जब व्रत पर स्थित दो बिंदु केंद्र से मिलाए जाते हैं तो व्रत का अंतरक्षेत्र दो भागों में विभाजित। अगर हम इसको अंतर क्षेत्र से मिलाएंगे तो इसका ये दो भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक भाग व्रत का खंड है। ये हो गए व्रत के खंड, ये भी एक खंड है, ये भी एक। दीर्घ चाप से बना खंड प्रधान खंड, ये तो प्रधान खंड हो गया क्योंकि दीर्घ चाप से बना है। और लघु चाप से बना खंड गौण खंड होता है, ये हो गया गौण खंड। ये लघु चाप से बना है इसलिए ये हो गया गौण खंड। व्रत की रचना कैसे करते हैं समझते हैं। आइए, व्रत को रचना के लिए प्रयुक्त उपकरण प्रकार कहलाता है। हम पहले प्रकार लेते हैं, प्रकार से व्रत की रचना होती है। खींचने की विधि पढ़ते हैं। एक प्रकार लीजिए, उसके सिरे में एक नुकीली पेंसिल लगाइए। इस टाइप का प्रकार सबको पता है। एक पेंसिल लगाई और उसे नाप के ऐसे रखा, और पेंसिल का भी ऐसे आना चाहिए। कागज पर एक बिंदु M अंकित कीजिए। ये रहा बिंदु M अंकित करा। प्रकार की भुजाओं को अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या माना 3 सेंटीमीटर के बराबर खोलिए। हमने इसको 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है हमें,
तो हमने इसे 3 सेंटीमीटर जितना खोल लिया स्केल से माप के। प्रकार का धातु वाला सिरा अंकित बिंदु पर रखिए। जो प्रकार का धातु वाला सिरा है हमने अंकित बिंदु पर रखा और पेंसिल को धातु वाले सिरे के चारों ओर घुमाकर चित्र बनाइए। ऐसे हम घुमाकर अगर चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार प्राप्त चित्र 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। तो ये जो हमारा चित्र प्राप्त हुआ है ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।